बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? माय नेम इज़ हिदायतुल्लाह और आप देख रहे हैं हसन ऑनलाइन एजुकेशन। सो आज का जो हमारा लेक्चर है और इसमें हम कवर करेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आज के लेक्चर जो कि हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 4 में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। सो आज हम लेक्चर नंबर 5 में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करेंगे। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज का लेक्चर हमारा जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हवाले से है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम किस चीज के लिए यूज करते हैं इसको हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप, to determine the structure of the organic compounds and as well as the progress of the reaction, means कि the reaction the completion of the reaction कि आया रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या कब कंप्लीट होगा। सो इसके बारे में हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है और साथ साथ जो इसी कंपाउंड में कितनी इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज को डिटरमाइन करने के लिए भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज करते हैं। सो देखें कि व्हाट इज आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आईआर मींस इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एज एन एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली टेक्निक है, नॉट अ थ्योरेटिकली कि हम इसको थ्योरेटिकली बयान नहीं कर सकते या इसको थ्योरेटिकली स्टडी नहीं कर सकते। सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटली, इसको हम एक्सपेरिमेंट से स्टडी करते हैं which is used to identify or to determine the structure of a compound. So आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स। सो नेक्स्ट आर सेकंड डिफिनेशन हम इस तरह कर सकते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आर द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपीज ऑफ एज एन एनालिटिकल टेक्निक। सो इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक, इसको हम एनालाइज करते हैं किस चीज से? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए। दे टेक एडवांटेजेस ऑफ वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, जो कि मेन इसकी फोकस किस चीज पर होगी? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन पर इसकी फोकस होगी। इसको हम किसी कंपाउंड पर जब हम किसी मेटर पर हम आईआर रेडिएशन जो है उसको अप्लाई करते हैं, सो इसके नतीजे में यही ऐसी मेटर में वाइब्रेशन जो है क्रिएट होता है। सो इसी के जरिए हम इसकी रिजल्ट को जो है चेक करते हैं। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये गिव्स मोर पीक्स देन अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें मोर पीक्स दे देता है किस चीज से? अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें मोर पीक्स देगा। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज में हमारे पास ये इस किस्म के पीक्स आते थे, लेकिन अगर हम आईआर में इसी कंपाउंड को स्टडी करें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है it gives more peaks than ultraviolet rays. So for example हमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हमें ये इस तरह पीक्स मोर पीक्स दे रहा है और आईआर अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हमें लेस पीक्स दे रहा है। सो इट इज ब्रॉडली, अगर हम इसको वाइड रेंज पर देखें तो वाइड रेंज पर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको हम दो रीजन्स पर तकसीम करते हैं। एक रीजन को हम फिंगरप्रिंट्स रीजन बोलते हैं और दूसरी रीजन जो है वो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप रीजन है। सो फंक्शनल ग्रुप रीजन में हम क्या करते हैं? इसमें किसी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को चेक करते हैं और फिंगरप्रिंट रीजन हमें किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? हमें स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हमें स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस इज और ये 625 पर सेंटीमीटर से लेकर 1600 पर सेंटीमीटर के बीच में हमारे पास क्या होता है? फिंगरप्रिंट रीजन होता है। एंड देन 1600 पर सेंटीमीटर से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर तक हमारे पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन होता है। सो देखें व्हेन आईआर रेज स्ट्राइक विद अ मॉलिक्यूल, जब आईआर रेज किसी मॉलिक्यूल्स किसी मेटल के साथ स्ट्राइक करता है
then it causes stretching or bending vibration. So ये दो किस्म की वाइब्रेशन हमारे पास काज करता है, एक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन काज करता है और दूसरा जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशन काज करता है। अब ये स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन जो है ये फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। सो देखिए नेक्स्ट देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहाँ से कहाँ तक है। सो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम मेनली 3 रीजन में डिवाइड करते हैं। एक को हम बोलते हैं नियर IR, दूसरे को हम बोलते हैं मिड IR और तीसरे को हम बोलते हैं फार IR। जो कि नियर IR हमारे पास स्टार्ट हो रहा है कौन सी नैनोमीटर से, 800 नैनोमीटर से लेकर 2500 नैनोमीटर के बीच में जो IR रीजन है इसको हम नियर IR रीजन बोलते हैं। एंड देन 2500 से लेकर 16000 nm नैनोमीटर से तक हमारे पास मिड IR है। एंड देन 16000 से लेकर 10⁶ नैनोमीटर तक हमारे पास जो है फार IR रीजन है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास मिड IR है, मिड IR को हमने पहले भी पढ़ा है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को ब्रॉडली 2 रीजन में डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहां पर देखें, यहां पर फिंगरप्रिंट मिड IR रीजन जो है इसको हम ये जो हम बोलते हैं कि ब्रॉडली डिवाइडेड बाय इनटू 2 रीजन्स ऑफ fingerprint region and next one is a functional group region. So this is belong to the mid IR region. So fingerprint region कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हमने आगे पहले पढ़ा है। So देखिए 625 पर सेंटीमीटर से लेकर 1600 पर सेंटीमीटर तक हमारे पास फिंगरप्रिंट रीजन है जो कि डिटरमाइन करता है किस चीज को, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड देन 1500 पर सेंटीमीटर से लेकर 1400 पर सेंटीमीटर तक हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप रीजन है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं किस चीज को, फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कंपाउंड्स को हम डिटरमाइन करते हैं। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज कि जब IR रेडिएशन किसी कंपाउंड पर पड़ते हैं तो ये क्या काज करता है। सो देखें जब IR रेडिएशन किसी कंपाउंड किसी मेटर पर पड़ते हैं तो हमने पहले पढ़ा है, यहाँ पर देखें कि इट काज स्ट्रेचिंग और बेंडिंग ऑफ वाइब्रेशन। सो ये दो किस्म के वाइब्रेशन को काज करता है, या तो ये वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा या बेंडिंग वाइब्रेशन होगा। सो देखिए जब IR रेडिएशन किसी मेटर पर अप्लाई किए जाते हैं या किसी मेटर के साथ स्ट्राइक करते हैं देन द मेटर विल वाइब्रेट। सो दिस मेटर या मॉलिक्यूल जो है ये वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। लेकिन यही वाइब्रेशन हमारे पास फिर दो किस्म के हैं, एक वाइब्रेशन को हम बेंडिंग वाइब्रेशन बोलते हैं एंड सेकंड वन वाइब्रेशन इज नोन एज द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। लेकिन हमारे पास जो बेंडिंग वाइब्रेशन है ये इसको जरूरत होती है कौन सी एनर्जी की, लेस एनर्जी, इट नीड्स लेस एनर्जी व्हाइल द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन नीड मोर एनर्जी देन द बेंडिंग वाइब्रेशन। एंड बेंडिंग वाइब्रेशन में हम किस चीज को स्टडी करते हैं, इसमें चेंज होता है एंगल और यहां पर क्या चेंज होता है, यहां पर बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है और यहां पर जो है यहां पर एंगल चेंज हो रहा है। लेकिन हम बेंडिंग वाइब्रेशन में आगे देखते हैं कि एंगल चेंज होता है लेकिन ये एंगल फिर दो किस्म पर चेंज होता है, एक को हम सीजरिंग बोलते हैं और दूसरे को हम जो है वो रॉकिंग बोलते हैं। सीजनिंग में क्या होता है, जिस तरह कैंची जो हम इस्तेमाल करते हैं, कैंची कभी इस तरह हो जाता है और कभी बेंड हो जाता है, कभी खुलता है कभी बेंड हो रहा है, मतलब ये कि बंद हो रहा है। सो देखिए अगर ये वाइब्रेशन फॉर एग्जांपल ये सीजनिंग वाइब्रेशन हमारे पास किस तरह होता है, जब ये बांड जो है ये इस तरह मूव कर रहा होता है और दूसरा बांड ये इस तरह मूव कर रहा होता है, या ये बांड जो है ये इधर मूव कर रहा होता है और दूसरा जो है ये इधर मूव कर रहा है अपोजिटली। ये जो है हमारे पास सीजरिंग में आते हैं। और रॉकिंग में हम देखते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है, जब इस पर IR रेडिएशन पड़ती है तो ये जब रॉकिंग वाइब्रेशन जो है इसमें काज होता है तो या तो ये बांड इस तरह मूव होगा और दूसरा बांड जो है इस तरह मूव होगा। और फिर दूसरा कौन सा किस्म हो सकता है, दूसरा जब ये बांड इस तरह मूव कर रहा होता है तो दूसरा बांड भी उस साइड से मूव कर रहा होता है। तो ये हमारे पास किस चीज में आता है, ये हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशन में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो कि हमने पढ़ा है कि ये नीड मोर एनर्जी देन द बेंडिंग वाइब्रेशन। सो
ये ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है इसको, और साथ साथ ये क्या चीज इसमें क्या चीज हो जाती है, इसमें बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है, और यहाँ पर एंगल चेंज होता था, यहाँ पर बॉन्ड चेंज हो रहा है, और ये बॉन्ड चेंज जो है ये फिर सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल पर डिवाइड हो रहे हैं। सो सिमेट्रिकल मीन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंपाउंड है, जब इस पर आईआर रेडिएशन अप्लाई की जाती है, सो इसमें जब स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कास्ट होती है तो इसमें क्या हो जाता है, सिमेट्रिकल, इसमें ये बॉन्ड तो इधर स्ट्रेच हो रहा है और दूसरा जो है ये भी इधर स्ट्रेच हो रहा है, या दूसरा केस कौन सा हो सकता है, ये बॉन्ड इधर स्ट्रेच हो रहा है और दूसरा बॉन्ड भी इधर स्ट्रेच हो रहा है। मतलब ये है कि ये डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है। दूसरा केस जो हमारे पास आता है ये इंक्रीज हो रहा है और दूसरा ये इंक्रीज हो रहा है, ये हमारे पास सिमेट्रिकल में आता है। और एसिमेट्रिकल को हम देखते हैं कि एसिमेट्रिकल क्या होता है, एसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, इसमें जब एक बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा जो है वो इंक्रीज हो रहा होगा। सो दिस इज द अनसिमेट्रिकल। अब नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन को देखते हैं कि इसमें हम क्या चीज पढ़ते हैं। जैसा कि हमने पहले इसको डिस्कस किया था कि हम इसमें क्या चीज डिस्कस करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा वन जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इसमें डिटरमाइन करते हैं। तीसरा जो है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज इन अ कंपाउंड। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, टू डिटरमाइन द इम्प्यूरिटीज इन द कंपाउंड्स, एंड द लास्ट डिटरमिनेशन इज द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। मींस कि आया रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या कब कंप्लीट होगा, तो इसी को डिटरमाइन करने के लिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पीक्स आते हैं डिफरेंट कंपाउंड फंक्शनल ग्रुप्स के। सो यहाँ पर हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो है ये लेके हैं ऑलरेडी। सो देखें, अगर यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल ग्रुप्स हैं तो अल्कोहल ग्रुप्स हमें पीक्स देता है कौन सी रीजन से, ये 3200 पर सेंटीमीटर से लेकर 3600 पर सेंटीमीटर के बीच में, इसी बीच में ये पीक्स देता है। और ये पीक जो है ये राउंड टेप होता है, इस तरह बिल्कुल ये राउंड टेप होता है। और दूसरा जो है हमारे पास अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें पीक्स देता है 2500 पर सेंटीमीटर से लेकर 3600 पर सेंटीमीटर, इनके बीच में हमें पीक देता है। और ये भी राउंड टेप होता है बिल्कुल डार्ट की तरह, ये भी राउंड टेप की सूरत में हमें पीक्स देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम NH2R में बात करें, इसी कंपाउंड में या इसी किस्म की ग्रुप्स में हम बात करें तो ये हमें पीक्स दे देता है कौन सी रीजन से, 3350 से लेकर 3500 पर सेंटीमीटर। और ये क्या होगा, ये शार्प टेप होगा, ये तेजदार, मतलब ये कि अगर आप लोगों ने तीर देखा हो इस तरह इसका टेप होता है। और ये कौन सा टेप होता है, ये डबल होगा, ये टेप जो है ये बिल्कुल इसी किस्म के होता है, लेकिन ये जो है ये डबल टेप होंगे, इस तरह डबल टेप होंगे, शार्प मगर डबल। अगर हम इसी कंपाउंड इसी ग्रुप्स की बात करें तो इसी ग्रुप्स हमें पीक दे देता है 3350 से लेकर 3500 पर सेंटीमीटर, इनके बीच में हमें ये पीक्स देगा। और पीक्स जो है ये शार्प टेप की सूरत में होगा। लेकिन पहले ग्रुप्स में हमारे पास क्या था, हमारे पास डबल थे, लेकिन यहाँ पर सिंगल, बिल्कुल तीर की तरह होगा लेकिन सिंगल टेप्स देगा। और तीसरे ग्रुप्स में हम अगर बात करें तो इसी ग्रुप्स में भी हमें ये 3350 से लेकर 3500 पर सेंटीमीटर इसके बीच में पीक्स देगा, लेकिन यहाँ पर नो सिग्नल होगा। मतलब ये है कि ये किसी किस्म का टेप जो है ये नहीं देगा, न डबल देगा और न ही सिंगल देगा। तो इसका मतलब यह है कि इसमें इसी कंपाउंड में ये ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करें, अगर किसी कंपाउंड में हमारे पास ये ग्रुप्स हो, अल्कीन ग्रुप हो, तो इसी ग्रुप में हमें पीक्स दे देता है 1620 से लेकर 1680 पर सेंटीमीटर के बीच में पीक्स देता है। अगर हम CH अगर किसी कंपाउंड में इसी किस्म का ग्रुप्स पाया जाता हो तो इसी किस्म के ग्रुप्स में फिर sp की हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करते हैं कि या sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, आया इस कंपाउंड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, आया इसी कंपाउंड में sp3 होगा। सो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है
तो इसी कंपाउंड में हमें पीक दे देता है 2850 से लेकर 2950 पर सेंटीमीटर, इसके बीच में पीक दे देता है। अगर sp2 होगा तो ये 3000 से लेकर 3100 पर सेंटीमीटर इनके बीच में पीक दे देता है। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 3110 से लेकर 3200 तो 3310 से लेकर 3320 पर सेंटीमीटर इसके बीच में हमें पीक दे देता है। अब हम नेक्स्ट इसके इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह है, और नेक्स्ट इसके अलावा हम इसके प्रिंसिपल्स को हम स्टडी करेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल्स पर काम करता है। अब नेक्स्ट हम इसके इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR एंड प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ेंगे। सो देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह होती है। इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पर लाइट सोर्स होता है जो कि मेनली हम यूज करते हैं लेटेस्ट फिलामेंट्स और ग्लोबल, ये दो लाइट सोर्सेज जो है वो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइट सोर्स से दो रेज निकलते हैं, एक रेज इस तरफ जाती है और दूसरा रेज जो है ये इस तरफ आती है। ये जो नीचे रेज आ जाती हैं इसको हम सैंपल बीम बोलते हैं। ये रेज जो है ये सैंपल रेज या सैंपल बीम कहलाते हैं, और जो दूसरा ऊपर साइड पे जाते हैं इसको हम रेफरेंस बीम बोलते हैं, रेफरेंस बीम। सो ये लाइट सोर्स ये दो किस्म के रेज को खारिज करता है, जो कि एक रेफरेंस की तरफ जाता है और दूसरा जो है सैंपल की तरफ जाता है। और सैंपल यहाँ पर मिरर लगा है इन दोनों साइड पे। सो रेफरेंस साइड पे देखें यहाँ पर मिरर लगा है, तो ये रेज जब इस पर पड़ती है मिरर पे तो ये इसको इस तरह सीधा इसको रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर रेफरेंस ट्यूब लगा है, इसमें रेफरेंस हम यूज करते हैं। रेफरेंस मेनली हम डिस्टल वाटर को यूज करते हैं फर्दर डिटर्मिनेशन ऑफ ए कंपाउंड। सो यहाँ पर रेफरेंस पर से ये रेस पास होकर फिर ये ऑप्टिकल वेज में जाते हैं, एंड ऑप्टिकल वेज से फिर ये निकल के यहाँ पर इस साइड फिर यहाँ पर मिरर से टकरा के फिर ये सीधे हो जाते हैं, और सीधे जाकर फिर ये किस चीज से टकराते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल चॉपर लगा है, ऑप्टिकल चॉपर से ये रेज जो है टकराते हैं। और दूसरी साइड पर देखिए जब ये रेज ये बीम सैंपल पर से पास होकर यहाँ से फिर निकलता है, और फिर ये ही रेज फिर ऑप्टिकल चॉपर के साथ जो है ये टकराते हैं। जब दोनों सैंपल बीम और साथ साथ रेफरेंस बीम दोनों जब इसके साथ टकराती हैं तो ये एक स्पेक्ट्रम को रिलीज करेगा, या इसी किस्म को स्पेक्ट्रम जो है ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, सैंपल जो है बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये दाखिल हो जाते हैं किस चीज में, फिर ये एंटर हो जाते हैं मोनोक्रोमेटर में। और मोनोक्रोमेटर का काम क्या है, मोनोक्रोमेटर का काम यह है कि ये पॉली या मल्टी जो रेस है स्पेक्ट्रम है इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज में, इनटू सिंगल लाइटों। फिर ये यहाँ पर से जो मिरर के साथ टकरा के फिर यहाँ से इसको मोनोक्रोमेटर में क्रोमोलाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर ये इस साइड से निकलता है एग्जिट हो जाता है, और फिर साथ साथ इसके साथ डिटेक्टर लगा है, और फिर यही डिटेक्टर का काम किया है कि इसी रेस को डिटेक्ट करते हैं। जब इसी रेस को डिटेक्ट करते हैं फिर ये डिटेक्टर इसी रेस को फॉरवर्ड करता है किस चीज में, इनटू एम्पलीफायर में, और यहाँ पर डिटेक्टर में इसी रेस को फिर सिंपल रेस में कन्वर्ट किए जाते हैं। मींस कि इंफ्रारेड लाइट को किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, इनटू सिंपल लाइट रेस में कन्वर्ट किया जाता है, और फिर यहाँ पर से जो है एम्पलीफायर पे एंटर हो जाते हैं। और ये रेस जो यहाँ से निकलते हैं डिटेक्टर से ये थोड़े स्लो स्पीड के होते हैं। सो फिर यहाँ पर एम्पलीफायर में इसको थोड़ा स्पीड अप किया जाता है, मतलब यह है कि इस पर अल्टरनेटिव करंट पास करके एम्पलीफायर में क्या हो जाता है, यहाँ पर एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट, यहाँ पर ये करंट प्रेजेंट होता है, और ये करंट इस पर अप्लाई किया जाता है इसी रेस पर, जो कि इसी रेस को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, और फिर यहाँ पर सरोमीटर में ये एंटर हो जाते हैं। सरोमीटर से फिर ये यहाँ पर जो कि हम बोलते हैं कि रीड आउट सिस्टम या प्रेटर हम इसको बोलते हैं, या साथ साथ इसको रिकॉर्डर बोलते हैं, जो कि ये सारा डेटा जो है इसको एनालाइज करके हम इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा, ये रिकॉर्डर क्या देता है, हमें ये सारा डेटा देता है इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रा जो कि हमने एनालाइज किया है। सो नेक्स्ट हम इसके प्रिंसिपल्स को देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। सो देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है,
First principle, the IR spectroscopy means infrared spectroscopy is the analysis of IR light which passes through the molecules. So actually IR spectroscopy क्या है? It is analysis. किस चीज की एनालिसिस हम करते हैं इसमें? IR लाइट की एनालिसिस करते हैं जो कि पास होता है किस चीज पर? सैंपल पर से पास हो जाए। सैंपल में हमारे पास क्या हो सकता है? सैंपल में हमारे पास जो हो सकता है ये मैटर हो सकता है, किसी किस्म के भी मैटर हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या ये किसी किस्म का कंपाउंड्स हो सकते हैं, किसी किस्म के भी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड या मैटर हो सकते हैं। सो इस पर से ये IR लाइट के इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं किस चीज में? इसके एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? IR रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम 625 पर सेंटीमीटर से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर, जो हमने पहले पढ़ा है, पहले डिटेल से स्टडी किया है। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है? IR रीजन मे बी डिवाइडेड, जो कि हमने पढ़ा है कि IR रीजन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू रीजन, दैट वन रीजन इज नोन एज द फिंगरप्रिंट रीजन एंड द सेकंड वन रीजन इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप रीजन। एंड नाउ सी दैट फिंगरप्रिंट रीजन स्टार्ट फ्रॉम 625 पर सेंटीमीटर से लेकर 1600 पर सेंटीमीटर, और फंक्शनल ग्रुप रीजन जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है किस चीज से? 1600 पर सेंटीमीटर से लेकर 4000 पर सेंटीमीटर, इसके बीच में जो हमारे पास है ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारे पास है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा इतना इसको नीड होगी किस चीज की? ग्रेटर एनर्जी टू वाइब्रेट दैट बॉन्ड। सो इफ द बॉन्ड इज वीक बॉन्ड, सो इट नीड्स द लेस एनर्जी to vibrate on. So let's see that stronger bonds require greater energy while weaker bonds require lesser energy to vibrate on. मतलब इसका ये है कि जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा इतना इसको जरूरत होगी ज्यादा एनर्जी की, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो इसको एनर्जी की जरूरत है कि कौन सी एनर्जी की? लेस एनर्जी। इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू वाइब्रेट। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर द वाइब्रेशन ऑफ एन एटम एंड दिस बेस्ड ऑन पॉसिबल टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप्स। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं? मेनली हमने पढ़ा है कि IR लाइट जब किसी सैंपल पर से पास हो जाती है तो ये कास करता है किस चीज को? वाइब्रेशन को कास करता है किस चीज में? इसी सैंपल में, इसी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन को कास करता है, और इसी वाइब्रेशन की वजह से पॉसिबल होता है किस चीज की? डिटरमिनेशन टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप्स, टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप। इसी वाइब्रेशन की वजह से हम फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल को हम देखते हैं। सो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स absorb IR radiation by at the different wavelengths. So different functional groups, for example हमारे पास अगर अल्कोहल ग्रुप्स हैं तो ये IR लाइट को एब्जॉर्ब करेगा इन द डिफरेंट वेवलेंथ। तो अगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड हो किसी कंपाउंड में तो ये फिर दूसरे वेवलेंथ, मतलब ये कि अल्कोहल ग्रुप से अलग वेवलेंथ में जो है ये IR लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर यहाँ पर CH बॉन्ड किसी कंपाउंड में पाया जाता हो तो फिर ये एब्जॉर्ब करेगा वेवलेंथ जो है डिफरेंट फ्रॉम द अल्कोहल एंड फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारे पास ये वो है नो टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैव द सेम आइडेंटिकल स्पेक्ट्रा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास तो दो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इसका स्पेक्ट्रम जो लास्ट एनालिसिस दे देता है यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम जो हमें डेटा दे देता है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा एक दूसरे से। हर ग्रुप्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रा देगा, मतलब है कि ये किसी ग्रुप से दूसरे ग्रुप्स के साथ सेम नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, या C डबल बॉन्ड CO ग्रुप है, और CH ग्रुप है, और हमारे पास NH2R ग्रुप है, या इसके अलावा हमारे पास NHR2 ग्रुप्स हो, या इसके अलावा हमारे पास NR3 ग्रुप्स हो, या इसके अलावा अगर हम दूसरे ग्रुप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्रुप्स पाए जाते हो किसी कंपाउंड में, या दूसरे किस्म के भी ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो इसी ग्रुप्स में यही फाइनल रिजल्ट जो देगा ये सेम नॉट एग्जैक्टली सेम, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा इसके बीच में। सो दिस इज ऑल अबाउट द
IR spectroscopy. If any question, then ask in the comment box. अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. सो थैंक यू.